माननीय शाहनवाज खान साहब। माननीय सभापति महोदय, जितने भी माननीय सदस्य यहाँ मौजूद हैं, स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी सेवा है जिसे निजी जिंदगी में या अपने राजनीतिक जीवन में हम सब कुछ से रूबरू होना पड़ता है। इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, मैं एक संस्कृत के श्लोक से अपनी बात शुरू करता हूँ। आरोग्य परम भाग्य स्वास्थ्य सब साधन, माने कि अगर आप निरोग होगे तो ये आप भाग्यशाली हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके अन्य कार्य सभी सिद्ध होते हैं। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर उनको पंक्तिवार या नीचे से ऊपर की तरह देखा जाए, क्योंकि किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं का जो मेन मूल है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, आपका इंटेंट क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है और आपकी प्रैक्टिस क्या है। इंटेंट, जो आपकी इंटेंशन होती है, मैं ये मान के चलता हूं कि जो राजनीतिक जीवन में लोग होते हैं, वो विधायक हो, एमपी हो, ऐसा मेरे ख्याल से कोई होगा जिसकी इंटेंशन ये गलत होगी कि वे सेवाएं अच्छी ना दे। लेकिन जब पॉलिसी बनती है, अगर उसका जमीन पे क्रियान्वित, उसका इम्प्लीकेशन सही नहीं होता है, तो एक अच्छी पॉलिसी भी खराब हो जाती है। हमारे यहां पर उपकेंद्र है, जहां पे वो पहला स्थान है जहां पे पेशेंट सबसे पहले रूबरू होता है। वहां पे 2 हेल्थ वर्कर होते हैं, एक लेडी, एक मेल, फीमेल और मेल। उसके बाद पीएचसी, जिसके अंडर में 6 उपकेंद्र आते हैं, और पीएचसी के बाद सीएचसी। इनके पास ऊपर कहीं मेडिकल ऑफिसर, पीएचसी पे और कम से कम 14 मेडिकल स्टाफ होता है। सीएचसी पे जहां सर्जन, पेडियाट्रिक्स, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स और एक जनरल मेडिसिन के साथ 30 बेड के साथ 21 पैरामेडिकल स्टाफ होता है। आज के हालात में आप समाचार पत्रों के द्वारा या जब हम अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हैं, आज के हालात में जो उपकेंद्र हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उनका हाल बद से बदतर हो गया है। कहीं पर ताले लगे हुए हैं, किसी पीएचसी पर पहुंचने तक रोड भी मुकम्मल नहीं है, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं हैं तो कहीं पे इक्विपमेंट्स नहीं है। इन हालात में जो एक ग्रामीण क्षेत्र से एक गरीब आदमी उपकेंद्र, पीएचसी या सीएचसी जाता है और उसको जब सुविधा नहीं मिलती है तो वो बड़े अस्पताल जाता है, मेडिकल हॉस्पिटल जाता है, मेडिकल कॉलेज जाता है, जिसकी वजह से जो भार, जिस मंशा से ये पॉलिसी बनाई गई थी कि भार डिस्ट्रीब्यूट हो, जब छोटा मरीज हो वो छोटी जगह जब उसको इलाज मिलेगा वो बड़ी जगह नहीं जाएगा। लेकिन जब इन 3 जगह सही उपचार नहीं मिलता या उस मरीज का यकीन नहीं बन पाता तो वो सीधे बड़े अस्पताल जाता है, और उस बड़े अस्पताल जाने के बाद हालात ये होती है कि वर्कफोर्स पहले से बहुत कम है और वहां का भार बढ़ता चला जाता है। आज मैं थोड़ा सा ध्यान आपके माध्यम से सरकार को दिलाना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं की जा रही हैं, मैं इसका हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसमें एक बहुत गहराई की बात जो मैं बार बार बताना चाहता हूं वो ये है कि मेडिकल कॉलेज और मेडिकल अस्पताल बनाए गए हैं लोगों को इलाज के लिए। अगर आप एमसीआई जो पहले हुआ करती थी, आज उसका नाम बदलकर एनएमसी कर दिया गया है, उसका एलओपी लेने के लिए अस्पताल का और मेडिकल कॉलेज का या उसका नवीनीकरण कराने के लिए हर साल उसकी एक मानक तय है। उसके मानक ये है कि इतने प्रोफेसर, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने मेडिकल ऑफिसर, इतने पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब मौजूद होने चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा या आपके मेडिकल कॉलेज का नवीनीकरण होएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को उठा लीजिए, अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे, जो डॉक्टर वहां पे कार्यान्वित है, जो डॉक्टर वहां काम कर रहे हैं, तो वो पूरे नाम आपको मिलेंगे। लेकिन और उसके अंदर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने जिले सहारनपुर का जिक्र करना चाहूंगा। हमारे यहां पर मेडिकल कॉलेज है, शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। मशीनरी का अभाव है, डॉक्टर्स का अभाव है, और जब हम कहते हैं डॉक्टर्स का अभाव है, हम कहते हैं और इसको मानते भी हैं, लेकिन जब उनकी हम शर्त, जिसपे उनको एलओपी मिला है, लेटर ऑफ परमिशन, या हर साल जो वो नवीनीकरण कराते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके कागज पे उनके डॉक्टर्स, उनके पैरामेडिकल स्टाफ, वो सब पूरे हैं, कोई कमी नहीं है। तो गड़बड़ी हो कहां रही है? स्वास्थ्य सेवाओं के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है?
खिलवाड़ यहां हो रहा है कि जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो वहां पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिनको महीने में उसका पैसा उनके घर पहुंचता है, और अटेंडेंस लगी जाती है कि वो अस्पताल में मौजूद हैं। अब ये जादूगिरी तो आज तक हमारे भी समझ में नहीं आई कि उसी समय तो वो मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और सभी प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपने यहां सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। अगर उस दोनों समय को मिला लिया जाए तो अटेंडेंस में वो मेडिकल कॉलेज में भी मौजूद है और उसी वक्त में वो अपनी निजी अस्पताल में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जो हम स्टाफ की अभाव की बात करते हैं, डॉक्टर्स की अभाव की बात करते हैं, तो ये वो कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने पहले कहा, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर उसका इंप्लीकेशन, उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एनएमसी की जैसे मैंने बात की, एनएमसी में अभी कुछ वक्त पहले सीबीआई की एक जांच बिठाई गई है। 73 ऐसे डॉक्टर पकड़े गए हैं इन मेडिकल कॉलेजेस में जो कि फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं। अगर कोई फॉरेन से ग्रेजुएशन करके आता है तो उसको इस देश में आके अलग से एक टेस्ट देना पड़ता है, तब जाके वो अधिकृत होता है, वो किसी अस्पताल में इलाज करे। ये पकड़े गए हैं। अब इसके अलावा जब मैं दूसरी बात करता हूं सेवाओं की, सुविधाओं की या पॉलिसीज की, एनएचआरएम, एनवीआरएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जब ये बना गया था, ये संचार और गैर संचार जो बीमारियां होती हैं, इसके लिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क दवा, फ्री डायलिसिस और आयुष्मान कार्ड, कहीं ना कहीं जब ये पॉलिसी बनाई गई थी, इसका मकसद था न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्ता। ये 3 गोल थे, इनको हासिल करने के लिए और कुछ पैरामीटर्स तय किए गए थे। स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कहने भर से अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि ये एक वो चीज है जिसमें से हर वर्ग का आदमी, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो गरीब हो, इवन जो अच्छे परिवार से भी लोग आते हैं, पैसे से मजबूत हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। अगर उनके आप हालात देखें तो आज हर डॉक्टर के पास अपना एक मेडिकल प्राइवेट स्टोर है। जब मैं कभी विदेश में कहीं गए और वहां किसी अस्पताल में जाना पड़ा, हमने कहीं नहीं देखा कि दवाई का नाम लिखा जाता है। हमेशा एक सॉल्ट का नाम लिखा जाता है। मेडिकल स्टोर पे जाइए और उस सॉल्ट से रिलेटेड जो दवाइयां होंगी। लेकिन आज ये समय आ चुका है कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, जब अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आपको इलाज नहीं मिलता तो आपको, आपकी नजर और आपको इशारा कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ, और जब वहां पहुंचते हैं आप तो आपको जो दवाई डॉक्टर लिख के देगा, ये मेरा अनुभव है, मेरा निजी अनुभव है, वो दवाई उसके मेडिकल स्टोर के अलावा पूरे जिले में आप घूमते रहिए, अगर कहीं मिल जाए, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। मैं जो बात कह रहा हूं, जब ये योजनाएं सरकार की बनाई गई तो उसमें कुछ गोल तय हुए। एक गोल तय हुआ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें यह कहा गया 1000 के ऊपर 1, रिड्यूस IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूस TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, और रिड्यूस एनीमिया, जो RBC की कमी होती है। यह बताई गई और बड़ा प्रचार हुआ, अखबारों में फ्लैक्स लगाए गए, किस तरह से इन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। लेकिन ये सारी पोल जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है और हम सबसे निचले पायदान पर पहुंचते हैं तो इसकी सारी पोल खुल के सबके सामने आ जाती है। आप नीति आयोग की रिपोर्ट उठाइए, पूरे हिंदुस्तान में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, बड़े प्रदेश और छोटे प्रदेश। उन बड़े प्रदेशों में हम सबसे निचले पायदान पर हैं। हालात यह है कि अगर आप जो कैटेगरीज बांटी गई थी उसमें एस्पिरेंट, अचीवर्स और फोर्थ रनर्स, हम उसमें भी निचले पायदान पर हैं। उसके बाद जो दूसरा इंडेक्स आया जिसमें बताया गया कंप्लीटेशन ऑफ DSP रिपोर्टिंग ऑफ P फॉर्म, उसमें भी हम सबसे निचले पायदान पर हैं। एक दूसरा चार्ट आया जिसमें तुलना यह की गई कि नेशनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि हमारा गोल है, जिन सेवाओं का हम दम भर रहे हैं, जिन सेवाओं का हम प्रचार कर रहे हैं, जिन सेवाओं से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब को, एक मध्यम वर्ग को एक सही स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, वो रेट आया जिसमें नेशनल मोर्टेलिटी रेट था, उसमें भी हम सबसे निचले पायदान पर हैं। ये नीति आयोग कह रहा है। उसके बाद अंडर 5, जो 5 ईयर से 5 साल की उम्र से कम का जो मोर्टेलिटी रेट है, उस ग्राफ में भी हम सबसे निचले पायदान पर हैं। उसके बाद आता है सेक्स रेशियो एट बर्थ, उसमें भी हम सबसे निचले पायदान पे हैं।
जब ये रिकॉर्ड में देखता जा रहा था, और तो कहीं ना कहीं वो डर व्यापार मेरे हृदय में हो रहा था कि इन हॉस्पिटल्स में जहां हम पॉलिसीज बना रहे हैं और सरकार द्वारा धन भी आवंटन किया जा रहा है, क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की पॉलिसी बना दें और ये कह के कि बड़े बड़े विज्ञापन लगा दें कि ये पॉलिसी बन चुकी है, लेकिन हमारी जरूरत ये बनती है कहीं ना कहीं उसकी इंप्लीकेशन को देखा जाए, उसको बहुत करीब से देखा जाए। हम पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष से भी कभी कभी ऐसा सुझाव आ सकता है कि जो सरकार को मददगार हो, इन सुविधाओं को उन गरीब लोगों को पहुंचाने के लिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट में जहां तक कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात आती है, उसमें भी हम सबसे निचले पायदान पर हैं। परपोरेशन ऑफ एएनसी रजिस्टर्ड विद द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार रजिस्टर कराते हैं, उसमें भी जितने भी प्रदेश हैं उसमें भी सबसे हम निचले पायदान पर हैं। और प्रोपोर्शनल ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इसमें भी हम निचले पायदान पर हैं। अगर नीति रिपोर्ट की बात करूं तो मुझे और 1 घंटा लग जाएगा और यह बात खत्म नहीं होगी। जहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की बात आती है और सोशल मीडिया की बात आती है, कहीं ना कहीं इसके नुकसान तो कहीं ना कहीं इसके फायदे हुए हैं। जब सरकारें अपनी हट धर्मी पे आ जाती हैं और वो ये तय कर लेती हैं कि हमें सुनना नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो मीडिया है, ये जो घटनाएं होती हैं, ये पहले नहीं हुआ करता था, नहीं पता चलता जालौन में क्या हो रहा है, उन्नाव में क्या हो रहा है, लेकिन आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो सबके सामने है, सबके सामने उसको देखा जा सकता है। चाहे जालौन की घटना हो जिसमें खुले में एक बच्चे को जन्म दिया गया, सुन के डर लगता है, आदमी असहाय हो जाता है कि इसमें मदद कैसे की जाए। चाहे हाथरस की बात हो, जहां पे एक घटना हुई, एम्बुलेंस को बुलाया गया, पुलिस वालों ने एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी एम्बुलेंस के लिए कहा गया तो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुई। बात प्रतापगढ़ की कर ले, जहां पे स्ट्रेचर नहीं मिली तो एक बेटे ने अपनी मां को अपने कंधे पे उठाकर अंदर ले जाना पड़ा। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कमी गिनाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सब इंसान हैं। जब इन घटनाओं को पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हृदय परेशान होता है। देखने को मिलता है, आप उन्नाव में जाइए जहां एक ई रिक्शा में एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा है और उसको ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है, वो उस ई रिक्शा के जो आगे हैंडल होता है उस पर टंगी थी। आप बात केजीएमयू की करें, जिसमें पिछले 6 महीने से टीबी का एक टेस्ट होता है, एलपीए टेस्ट, वो मशीन खराब है। वो मशीन ये तय करती है कि अगर आपका ट्यूबरकुलोसिस है तो वो किस लेवल का है। अगर वो निचले लेवल का है तो आपकी मेडिकेशन अलग है, अगर आपका वो हायर लेवल का है तो उसकी मेडिकेशन अलग है। आप इमेजिन करिए कि 6 महीने से मेरे पास नाम तक भी हैं, अगर मैं चाहूंगा तो उसको प्रस्तुत कर दूंगा। पिछले 6 महीने से उस मशीन के खराब होने की वजह से डॉक्टर अपने अंदाजे से दवाई दे रहे हैं। उन अंदाजे से दवाई देने से होता क्या है कि पता चलता है ट्यूबरकुलोसिस के जो लेवल है वो हायर साइड है, लेकिन उसको दवाई बहुत मध्यम या जो लोअर साइड वाली दवाई है वो दे रही है। ये इलाज वाला बीमारी है, इसकी दवाई है और एक साधारण सी दवाई है, लेकिन क्योंकि सही टेस्ट नहीं हो पा रहा है, आज के तारीख में इतने लोग जिन्होंने पूरा कोर्स पूरा कर लिया है और उसको दोबारा टीबी का जब उनकी जांच होती है तो टीबी गई नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह है और ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, जब मैं ये बात कह रहा हूं। आप आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड जो पहले इसका सॉफ्टवेयर था, आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर 1.0, उसको बदलकर अब 2.0 कर दिया गया है। पहले सीमित करिए, खत्म होने वाला है। उसके बाद उस आयुष्मान कार्ड, पहले सिर्फ आधार कार्ड और अपने अंगूठे का निशान आपको देना पड़ता था। आज की तारीख में आपके आयुष्मान कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो अपलोड नहीं हो रही है। अब आपको अपने चेहरे का, आपको आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस प्रोसेस को इतना जटिल कर दिया है कि लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए दर दर घूम रहे हैं और इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं हो पा रही है। आप गाजियाबाद के हॉस्पिटल की बात करें, जहां पे 5 दिन तक एक मोमबत्ती के से रोशनी से उसका इलाज किया गया। आप ओपीडी में प्राइवेट डॉक्टर्स उठ के अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोरोना काल में जिन बीमारियों को, जिन्हें हमने योद्धा कहा गया, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज है, संविदा कर्मी रखे गए थे, कोरोना में उनकी जरूरत थी, वो फ्रंट लाइन पे लड़े। हम उनका स्वागत करते हैं, हमने सबने मिलकर साथ इस कोरोना काल का मुकाबला किया, लेकिन आज उनको हटाया जा रहा है। उसके बाद आप जिला अस्पतालों में सफाई की बात करें या इसके अलावा बात करें, आज अयोध्या में पेशेंट
कोई खाली सिलेंडर लगा लिया जाता है। जब उसके अभिभावक उसको नर्स को कहते हैं वो तो दूसरा सिलेंडर लाती है, पता लगता है वो भी खाली है। आप लोहिया संस्थान की इमरजेंसी बंद पड़ी है। इस सरकार के कार्यकाल अमृतकाल की बात हुई थी। अमृतकाल के कार्यकाल में आदमी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि मैं कब अमर होऊंगा। मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूं और इस चीज को दोबारा दोहराना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं हम सब की निजी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। इस सारे जो भी बात मैंने कही है या जो भी ये सुविधा, इसको 4 लाइनों के वक्त से अपने खत्म करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जीना मुश्किल है या आसान जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है या आसान जरा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान जरा देख तो लो। ये नया शहर तो खूब बसाया है तुमने, ये नया शहर तो खूब बसाया है तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान जरा देख तो लो।